धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। जब से तुझे देखा दिल को आराम ही नहीं, आजा आजा। चलिए आइए कुछ अलग अंदाज में इस आप लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे होंगे, रात के 10:30 बजने वाले हैं और मैं आपके लिए के वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। इसी को कहते हैं जब नसों में खून दौड़ता है, बदन में जुनून दौड़ता है। नसों में खून दौड़ता है, बदन में जुनून दौड़ता है। मंजिल तो पाके रहेंगे, मेहनत भरपूर चलता है। इसी को कहते हैं कि आ गया आपका टेंशन की, दिमागी की टेंशन की जो है न इलाज, उस टेंशन को दूर करने वाला। हमरा जिंदगी में टेंशन आ गइलो, हमरा एग्जाम के टेंशन आ गइलो, देंगे धजिया और राह सब आदमी। आराम से महत्वपूर्ण जीके महत्वपूर्ण ये सेशन रोज चलेगा और ये रामबाण साबित होगा आपकी आगामी एग्जाम के लिए। विश्वास कीजिएगा, रखिएगा, लिखिएगा, नोट बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो ये कुर्फाती करना करिएगा ना, तो तब मजा आता है पढ़ने में। वैसे पढ़ते जाओ। ये जो सेशन चल रहा है इसमें मिसलेनियस होगा, कुछ साइंस का रहेंगे, कुछ आर्ट के रहेंगे, हाँ कुछ करेंट के रहेंगे। मतलब इससे आपका जो है ना ये इसमें मेरा ये सीरीज चलाने का एक ही मकसद है कि सीधा क्वेश्चन हिट हो, यहाँ से सीधा हिट हो। तो चलिए आइए आज की सेशन शुरू करते हैं। जितने भी है महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ शुरू करते हैं अपना सब, जो भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये सबसे पहले आज का सेशन होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। आज का है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका सेशन है 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो मॉडल तैयार किया हेरोल्ड डोमर ने, इसीलिए कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को दिया गया था। किसको दिया गया था? कृषि को दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही अंतर्गत सिंचाई के लिए परियोजनाओं की भी शुरुआत किया गया। सिंचाई के लिए परियोजना को भी शुरुआत किया गया। तो देखते चलिए, आप लोग भी सुनिए और लिखना भी शुरू करेंगे और दिखाते भी चलेंगे अपना सबको, और सभी समस्या समाधान कर देंगे। एक एक चीज़ की जितने भी महत्वपूर्ण बात है उस सब को लेके चलेंगे इसमें, समझ गए? तो इसलिए करके आप लोग भी अपना तैयार हो जाइए, लिखते चलिएगा और हम भी आपको लिख देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अब देखेंगे अपना सब जो है ना, इसका सेशन देख लीजिए 1951 से 1956। 1956 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये जो है आपको, ये जो आधारित है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यानी कि समझिए, ये जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस पर आधारित है, मतलब इसी व्यक्ति ने इसको तैयार किया था। आइए इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता, कृषि को उच्च प्राथमिकता
प्राथमिकता दिया गया था। इस योजना में उच्च प्राथमिकता दिया गया था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की, अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था मुख्य उद्देश्य जो है ना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, ये हो गया इसका जो है ना मुख्य उद्देश्य हो गया। अब इसके अंतर्गत जो है सिंचाई के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जैसे अपना लोग जैसे तीन गो जैसे हो गया आपको, जैसे हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। आइए दूसरा देखते हैं राउरकेला दूसरा कौन हो गया अपन लोग को, सॉरी गलत हो गया, भाखड़ा नांगल परियोजना ब्यास परियोजना, गलत लिखा गया, ब्यास परियोजना। तीसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना। बस ध्यान दीजिए, आज का ये प्रथम पंचवर्षीय योजना ले लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चला, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। सिंचाई के लिए परियोजना की शुरुआत की गई थी, मतलब सिंचाई के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 3 सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया गया, मतलब भाखड़ा नागला परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट भागेंगे। इस प्रकार से जो भी चीज़ आएंगे उनको फटाफट बताते चलेंगे और आगे चलेंगे। तो सीधे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तब आगे चलते हैं। बस इस प्रकार से आपको कुछ बात याद दिलाते हुए, कुछ न्यू बात, कुछ पुरानी बात, कुछ करेंट की, कुछ साइंस की, सब बात इसमें आपको चर्चा होंगे। तो सीरियली बाय सीरियली चर्चा करेंगे, इसलिए कि आप लोग भी आराम से अपना पढ़िए, मज़ा से रिवाइज कीजिए। ये रिवीजन क्लास है और इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण नया बात लेके चलेंगे। जैसे आप देखिएगा, बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई। अब आइए बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य जो है उसको किस भाषा में लिखा गया?
पाली भाषा में। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुए, गौतम बुद्ध पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे। और गौतम बुद्ध सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश या दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मतलब वह कि आदमी धर्म बदल करके गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसीलिए कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिखिए। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में दिया था। आइए, पाली भाषा में दिया था। आइए, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, कहा गया। तो आप लोग एक बताइएगा, गौतम बुद्ध के जो है एक पुत्र हुए, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, हम आपको इसमें इसी प्रकार से सीधे चलेगा, समझ गए? बड़ा महत्वपूर्ण चलेगा। अब आइए देखते हैं, नेपाल जो है, आइए देखते हैं, नेपाल जो है, यहाँ पहले राजतंत्र था। तो 2008 ईस्वी में जो है ना, 2008 ईस्वी में राजतंत्र जो है ना समाप्त हो गया, मतलब राजा का शासन चलता था। और 2008 ईस्वी में ये जो है ना लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र को अपनाया कौन? नेपाल की राजधानी सबको पता है, काठमांडू। राजधानी का इसका काठमांडू। नेपाल इसकी राजधानी का है, काठमांडू है। ऐसे अब देखिएगा, इसका राजधानी काठमांडू है। अब ये देखते हैं, भारत के ये नेपाल है। नेपाल के ये प्रश्न पूछ देते हैं, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? 2008 ईस्वी में। नेपाल लोकतंत्र कब अपनाया? 2008 ईस्वी में। राजधानी का काठमांडू। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नेपाल का करेंसी मुद्रा क्या है? आप लोग ये खुद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम लेट नहीं करेंगे, इसमें बहुत कुछ हमको पूरा पढ़ाना है। लेकिन एक बात को हमको बड़ी टेंशन में है कि देखिए, पुराण की हम पूछे रचना कौन किया था? तो बहुत बच्चा जवाब दिया, बहुत बच्चा गलत भी जवाब दिया कमेंट सेक्शन में। उनको लेकर के आज मैं इसमें बता रहा हूँ। पुराण, आइए, पुराण की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। मतलब बाप बेटा ने पुराण की रचना किया था। पुराण की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। मतलब बाप बेटा ने मिलकर पुराण की रचना किया था। ये पुराण की संख्या, इसकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। सबसे
मानक और प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे आगे देखिएगा, पुराण जो है सबसे मानक एवं प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं मानक पुराण, सबसे मानक एवं प्राचीन पुराण, सबसे मानक एवं प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण है। पुराण जो है ना मत्स्य पुराण है। तो अब ये देखिएगा, आप लोग को हम पीछे वीडियो में बताए थे प्रथम चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने पुराण की जो है ना अध्ययन किया था, जो कि मैं बता चुका हूँ जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मैं बता चुका हूँ। पहले वीडियो में ही शायद होंगे, पहले में होंगे तो दूसरे वीडियो में जरूर होंगे, तो वहाँ आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि पुराण की अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, ये खुद आप लोग लीजिएगा। देखिए आप लोग इस सेशन से बड़े खुश होइएगा, मजा आते होंगे इस सेशन पढ़ के, यही आपके एग्जाम का सही तरीका है और यही आपकी जो है ना ये जो है महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके आ रहा है, ये आपको धज्जियां उड़ा देगा एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन हिट करेंगे, चुटकी में टेंशन समाप्त। आइए फटाफट भागेंगे इसमें। ये है क्या रिवीजन क्लास, इसमें ज़्यादा बात को बतंगड़ नहीं बनाना है, कुछ आप जानिए कुछ हम जनाते जा रहे हैं और इसको लिखे, ये तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अब आइए आगे देखते हैं अपना सब, आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919। अब आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को इसे जो है ना चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के तहत हुआ क्या, बड़ा एग्जाम के ये लाइन जिसको सीधा वीवीआई मार है मेरे प्यारे छात्र छात्रों। अभी जो मैं बताना जा रहा हूँ बार बार रिपीट अभी हो रहा है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए करके कहते भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था। कहा किया गया था, ये बार बार रिपीट हुआ, बार बार कहेगा किस अधिनियम के तहत जो है ना, ई लाइन को पकड़िएगा, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए एक बात और समझते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 देखिएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत क्या हुआ कि जो है ना केंद्र में द्वैत शासन आरंभ हुआ। इसके तहत जो है केंद्र में द्वैत
अवैध शासन लागू हुआ था। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का मतलब था दोहरी शासन। इसका द्वैध शासन का इसका मीनिंग होता है दोहरी शासन, मतलब एक ही स्थान पर दो प्रकार के शासन लागू होना ही दोहरी शासन कहा जाता है। एक अधिनियम और लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। तो भारत शासन अधिनियम 1909 इसे जो है ना मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। देखिए, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, कहा जाता है। देखिए, अब देखिएगा, इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीगों को अलग चुनाव लड़ने का क्षेत्र आरक्षित किया गया। या मुस्लिम लीगों को जो है ना मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। लिखिएगा, इसके तहत मुस्लिम लीगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया। आरक्षित किया गया। मेरे प्यारे छात्रों छात्री, ये पॉइंट 3 पॉइंट है। आप यकीन न मानिए, यकीन कीजिए, अगर आप इस तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा। इस 3 लाइन में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये दावा एकदम चैलेंज के साथ ये मैं कहता हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये बड़ा विजन कतई जहां है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समय नहीं गवाएंगे, समय नहीं बिल्कुल गवाएंगे, फटाफट। भारत शासन अधिनियम 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत जो है ना प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत जन मुस्लिम लीगों को पृथक मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया। बस आप लोग ये सेशन को पूरा करते चलिए ना। ये सेशन आपके एग्जाम के लिए जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। ये किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, आपके क्वेश्चन बनेगा। बस आप हमारे साथ वीडियो बनाते चलिए। तो चलिए, आप लोग कल एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कल मैं बताया था वो क्वेश्चन क्या है, आप अभी दे रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना की स्थापना कब हुई? ये कल के वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए कि आप लोग कल इसको खुद जवाब दीजिए। और उसके बाद ये देखते हैं अपना सब एनीमिया रोग। आइए इसके बाद देखते हैं एनीमिया रोग, देखते हैं एनीमिया रोग। आइए, मिया रोग, एनीमिया रोग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहता है मतलब विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से
इनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 के कमी से इनीमिया रोग होता है। इसी का नाम है रक्त में कमी होना। रक्त में कमी होना, रक्त में कमी होना मतलब रक्त में कम, शरीर में ब्लड कम हो जाता है, ये होता है। तो ये विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 के कमी से, विटामिन B12 के कमी से ये रोग होता है। कौन? एनीमिया। विटामिन देखिएगा, विटामिन B12 इसका रासायनिक का नाम है साइनोकावालामीन। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है साइनोकावालामीन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकावालामीन। ये आप लोग ध्यान में रखिए, इसका रासायनिक नाम ध्यान में रखिए। आइए, और इसका जो है ना स्रोत, इसका स्रोत मांस हो गया, कलेजी हो गया, मांस हो गया, कलेजी हो गया, दूध हो गया। दूध अगर इस सब सेवन कीजिएगा ना तो आपको मिलेंगे क्या? तो आपको मिलेंगे विटामिन B12। आइए, विटामिन B12 में ही कोबाल्ट 60 पाया जाता है। इसी में देखिएगा कोबाल्ट 60 जो है ना, कोबाल्ट 60 इसी विटामिन में पाई जाती है। इसका उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका? अब आइए, सबसे पहले देखते हैं आप लोग विटामिन की खोज किसने किया। विटामिन की खोज तो विटामिन की खोज क्या? सी फंक ने विटामिन की खोज किया। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि जल में कौन सा विटामिन घुला रहता है? कौन सा विटामिन पाई जाती है? ये खुद आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, आप लोग ये देखिए, ये जो बता रहे हैं आप लोग देखिए, कितना अच्छा प्रश्न, ये कितना सुंदर आ रहा है। ये सीधा एग्जाम में हिट होगा। हम बोले ना, हम बोले थे कि ये सेशन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा मेरे बच्चों। बस आप इसको अटेंड तो कीजिए और तब देखिएगा आपका फायदा। पहले ये डोज लीजिए, ये डोज एंटीबायोटिक है, सुबह शाम तो लीजिए और तब इसकी फायदा एग्जाम में बैठिएगा। तब पता लगेगा नहरिया में टिप दो वाला बात तब होगा, अभी नहीं होगा, अभी भुतला जाइएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं फटाफट धकाधक सीरीज। आइए, ये ऐसा है कि आपके भाग को बदल देगा ये सीरीज। आपकी जो है एस्थेटिक पर्सन को थोड़ा सा पानी पी लीजिए, खाना खाए हैं। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन है ये मेरे प्यारे
बच्चों। तो उससे भी पहले सबसे पहले बात को देखिए, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, तो ये संविधान संशोधन देखिएगा, भाग 20 अनुच्छेद 368, अनुच्छेद भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। और ये संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया कौन? संविधान संशोधन। आइए देखते हैं जो हमारे संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। भारत में संशोधन तीन प्रकार से होती है। अपना भारत में संशोधन कितने प्रकार की? 3 प्रकार से होती है। देखते प्रथम संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। आइए, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आइए, आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा चलने वाला नहीं है मेरे बच्चों। कब तक दुम दबा के भागिएगा? दुम दबा के भागने से रिजल्ट ऊपर में नहीं होता है। उसके लिए देखते हैं बाल का, ये जो सर का बाल उड़ गया है, ऐसे ही नहीं होता है। ऊपरी मालवा नहीं बैठता है। बकवास चलिए ना पर नए पर भी देना तो रोक, नए पर भी रोकने उपाय रखने चाहिए। ठोक के दबो नहीं पढ़ लीजिए, समझ गए? सीधा एकदम ठोक दो। हाँ, पर मजा से पर। आइए आगे चलते हैं अपना से। अब आगे चलते हैं अपना से मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। इसमें एक बात और समझाना था हमको। 73वां संविधान संशोधन देखिए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। और इस संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के तहत जो है इस संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, तो पंचायती राज, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अपना भारत में पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को पंचायती राज के जनक माना जाता है, या स्थानीय सरकार के जनक माना जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट।
ये देखिए, हम कहे थे कि आपके लिए वो सा सीरीज लाऊंगा जो आप देख करके मन आपकी खुश हो जाएगा। बस आप लोग लाइक करिए, कमेंट कीजिएगा, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आपकी भाग चमकाऊंगा। समझ गए ना। अब ये देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हम बताए थे, हम बोले थे कि ऐसा सीरीज होगा ही कि आपके एग्जाम की जो है ना धज्जियां उड़ा देगा। ये तो मैं पहले से ही कहा था। आइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुआ था 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था। और इसकी शुरुआत किया गया था हरियाणा से। इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया था? इसकी शुरुआत किया गया था हरियाणा से। हरियाणा से शुरुआत किया गया था। और देखिएगा, अपना भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार होता था हरियाणा में। वहाँ पे ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस योजना को वहीं से शुरुआत की है। इस योजना को वहीं से शुरुआत की है, इसलिए कि इसको याद रखिए अपना लोग, ठीक ना, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में हरियाणा से। इसलिए कि सबसे भारत में कम लिंग अनुपात वाला राज्य है कौन? हरियाणा। लिख लीजिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आप लोग बताइएगा, मैं कैरेट का बात बता रहा हूं कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये करंट में कल की ही वीडियो का है ये बात। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया, ये खुद आप लोग बताइएगा। सूरज कुंड 2024 में सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? कहाँ आयोजन किया गया? कहाँ आयोजन किया? बस आप लोग दीजिए, हम बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे, आपको देते हैं तो आप इसको बनाइएगा। अब चलते हैं अपना सब। भारत में चंदन की लकड़ी जो है, भारत में चंदन की लकड़ी तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है ना सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब आइएगा, भारत में जो है ना, भारत में चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो प्रश्न पूछेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आप समझ गए ना, बेंगलुरु है। आइए, कर्नाटक, ये तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है, तो कर्नाटक में इसरो की मुख्यालय है। कर्नाटक में इसरो की मुख्यालय है। तो ये सबसे ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे अपना सब चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्या कि
कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। लिखिए, भारत में पहला हिम तेंदुआ, भारत में पहला हिम तेंदुआ, भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उसके बाद आइए देखते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। लिखिएगा, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को माना जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को माना जाता है। किसको माना जाता? भिखारी ठाकुर को माना जाता है। किसको माना जाता? भिखारी ठाकुर को माना जाता है। तो चलिए, भिखारी ठाकुर को माना जाता है। उसके बाद आइए, हर एक पौधा को जो है उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है। आइए, हर एक पौधा को उत्पादक के श्रेणी में रखा जाता है। हर एक पौधा को उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है। मानव जो है ना उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आता है। मानव, देखिएगा, मानव जो उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 ईस्वी में हरियाणा से शुरुआत हुई। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा हो गया। सूरज कुंड मेला का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत में चंदन की लकड़ी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को माना जाता है। हर एक पौधा का उत्पादक के श्रेणी में रखा जाता है। और मानव जो उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से यहाँ से आज की सेशन यहीं अंत करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छा रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। फिर सर आगे वीडियो इस प्रकार के बनाइए तो बनाएंगे, मना कीजिएगा तो नहीं बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, धन्यवाद।